इस क्लास में बात करते हैं ज़ीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। पहले बात करते हैं ये होता क्या है, ठीक है? तो करते क्या है, 3 छोटे-छोटे सिस्टम बनाते हैं। सपोज़ कर लो ये एक सिस्टम आपका ए है और ये कोई एक दूसरा सिस्टम सपोज़ कर लो बी है, ठीक है? और क्या करो एक तीसरा सिस्टम भी बनाओ जिसको बोलो सी, ठीक है? और ये जो आपके ए, बी, सी हैं, ये क्या सराउंडिंग से एकदम दूर रखे हुए हैं। मतलब क्या, ये क्लोज़ कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं और कंटेनर का जो ये बाउंड्री है ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा बाउंड्री है, नॉन कंडक्टिंग। मतलब ये जो भी हम बात करेंगे एबीसी सिस्टम के अंदर ही बात करेंगे, इसके बाहर क्या हो रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि बाउंड्री कैसा है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। ठीक है, देखो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री कैसे बनता है, एडियाबैटिक मटेरियल से बनता है। ठीक है, एडियाबैटिक मटेरियल से जब आप क्या करोगे, एडियाबैटिक मटेरियल पे कोई बाउंड्री बनाओगे तो वहां से आपके पास ना ही एनर्जी का ना ही मैटर का कुछ एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं एबीसी को भी मिलाते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो बाउंड्री है उसको आप क्या कर दो, मिला दो। और इनके बीच का जो ये बाउंड्री है ना, इसको कैसा रखो, नॉन कंडक्टिंग रखो। कैसा, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ए और बी के बीच का बाउंड्री कैसा है, अभी हमने बनाया है नॉन कंडक्टिंग। मतलब क्या, एडियाबैटिक मटेरियल का बनाया है। कैसा, एडियाबैटिक बनाया है। ठीक है, और ए और सी और क्या, बी और सी, इनकी बाउंड्री को भी मिला दो। और ये जो बाउंड्री है इसको हमने कैसा बनाया, कंडक्टिंग। कैसा, कंडक्टिंग बाउंड्री बनाया। ठीक है, मतलब क्या, ए से सी में और बी से सी में, सी से ए में, सी से बी में क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, सपोज कर लो कि हमारा यहाँ पे ए का टेम्परेचर सी से ज्यादा है। ठीक है, सपोज कर लो ये कोई टेम्परेचर आपका T2 है, ये T1 है। अगर आपका टेम्परेचर T1 T2 से ज्यादा होगा तब क्या होगा, आपका एनर्जी मतलब हीट क्या होगा, ए से सी की तरफ मूव करने लगेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये वाला बाउंड्री कैसा है, कंडक्टिंग है। ठीक है, तो सपोज कर लो कुछ टाइम बाद जाते 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 दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका भी टेम्परेचर कुछ टी हो गया, इसका भी टेम्परेचर कुछ टी हो गया। अब इनके बीच फर्दर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रोसेस चल रहा था उसी टाइम पे सपोज कर लो इसका भी टेम्परेचर कुछ T2 है और इसका भी टेम्परेचर ओरिजिनल जो T1 था, इनमें भी कुछ एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, तो सपोज कर लो इसमें कम है, चलो इसी में सपोज कर लो कम है ना, इस बार सी में सपोज कर लो ज्यादा है, बी में कम है। तो क्या होगा, सी से आपका हीट इधर मूव करने लगेगा। देखो, ए से सी की तरफ मूव करना, क्योंकि ए का टेम्परेचर हमने ज्यादा माना। और फिर क्या, बी सी से बी की तरफ मूव करना, क्यों, क्योंकि बी का टेम्परेचर हमने कम माना। ये दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे होता है, बारी बारी नहीं, एक ही टाइम पे होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी आपका यहाँ पे मूव करने लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसका भी टेम्परेचर कुछ टी हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर कुछ टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास अगर दो सिस्टम रखे हुए हैं एक दूसरे से क्या सिपरेट करके, मतलब क्या, उनके बीच का बाउंड्री कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। दो सिस्टम अगर एक दूसरे से नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री से रखे हुए हैं, लेकिन दोनों सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम से बाय कंडक्टिंग बाउंड्री जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी सिस्टम का ऐसा स्टेट जिसके बाद अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो फर्दर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझो, सपोज कर लो ये आपका कोई सिस्टम 1 है, ये 2 है। ठीक है, सपोज कर लो 1 का एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर T1 मान लो, इसका टेम्परेचर कुछ T2 मान लो, T1 ग्रेटर देन T2 ऐसा मान लो। ठीक है, तो अगर इनके बीच का बाउंड्री कंडक्टिंग होगा, ठीक है, कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, एनर्जी आपका यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो टाइम पे जो स्टेट, सॉरी, जिस टाइम पे आपका जब दोनों एनर्जी बराबर हो गया, सपोज करो टीटी हो गया, तो इस टाइम को मतलब इस सिस्टम जो अब नया बन गया, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम का ऐसा स्टेट होता है जिसके बाद फर्दर एनर्जी का या हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। दोनों का टेम्परेचर टी है तो कहीं पे एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो क्या बोला, ए बी अगर एक दूसरे से सेपरेटेड है, ए बी के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ए सी के साथ, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब ए भी बी के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है। ठीक है, तो सपोज कर लो अभी तक हमने अभी यहाँ तक बनाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो कंडक्टिंग बाउंड्री है इसको क्या करो आप, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री से क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, और ये ए बी का बाउंड्री को भी क्या कर दो आप, चेंज करके कंडक्टिंग बाउंड्री लगा दो। ठीक है, इस बार क्या करो,
कंडक्टिंग बाउंड्री लगा दो, ठीक है। तो अब कंडक्टिंग बाउंड्री है तो ए और बी के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन इसका भी टेम्परेचर टी, इसका भी टेम्परेचर टी इक्वल है, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो यही बोलता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि कोई भी अगर दो सिस्टम एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन दोनों सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं उसके स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है। तो क्या करते हैं, तो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, ए बी सी तीन सिस्टम थे, ए सी के साथ अलग से, बी सी के साथ अलग से, सेपरेटली मतलब अलग अलग, क्या है, किसी तीसरे बॉडी सी से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वो भी क्या होंगे, थर्मल एक दूसरे से क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है। देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है, क्लियर हुआ। If two system are separately in thermal equilibrium, A C के साथ B C के साथ अलग अलग, क्या जब थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो A B खुद में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है। तो देखो जो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको पहली बार आर एस फोलर ने 1931 में क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। देखो 1931 के पहले ही, फर्स्ट और बहुत पहले ही फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था, फर्स्ट और सेकंड के बाद आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, क्योंकि देखो ये बेसिक था, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रखा गया, ठीक है। इसको नोट करो। तो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर दो सिस्टम एक दूसरे से अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन किसी तीसरे बॉडी से अलग अलग क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो एक दूसरे से भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। कोई भी दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो उनके बीच क्या होगा, एनर्जी का, हीट का, किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर दो बॉडी है, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन देयर must be a physical quantity which is same for both body, which is same for both the both बॉडी, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, टेम्परेचर होती है, ठीक है, जो क्या होता है, दोनों बॉडी का सेम होता है। अगर कोई बॉडी, दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो उनके अंदर फर्दर एनर्जी का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भी दो बॉडी अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो उनके अंदर फर्दर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। अगर कोई भी दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसका क्या मतलब कि वो दोनों बॉडी क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है। कोई भी सपोज कर लो ये बॉडी ए है, कोई बॉडी ये बी है, अगर ये आर, दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका टेम्परेचर कुछ T1 होगा, इसका टेम्परेचर कुछ T2 होगा, ठीक है। और जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, अपने अंदर से हीट को दूसरे बॉडी के अंदर रिलीज करेगा, ठीक है, मतलब अपने अंदर से क्या करेगा, रिलीज करेगा, और दूसरे बॉडी को क्या पहुंचाएगा यार, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यार, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। जैसे किसी बॉडी का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, तो वो क्या करता है, थर्मामीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। तो वो करता क्या है, एक थर्मामीटर लाता है। थर्मामीटर किसका काम करता है, एक टेस्ट बॉडी का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसका स्टार्टिंग रीडिंग कितना होता है, 0 केल्विन होता है, ठीक है। थर्मोमीटर का स्टार्टिंग रीडिंग कितना होता है, 0 केल्विन। जब वो हमारी बॉडी पे लगाता है, तो कुछ वो उसका मर्करी अप होता है। तो देखो वो मर्करी अप क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, थर्मोमीटर का शुरुआत में टेम्परेचर कम होता है। जब वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ से हीट उसके अंदर ट्रांसफर होने लगता है। तो हीट उसके अंदर ट्रांसफर हुआ, तो उसका एनर्जी बढ़ने लगता है, और एक टाइम पे जाने के बाद थर्मामीटर का पारा रुक जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि हाँ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो रुक क्यों गया, क्योंकि उस टाइम पे उस थर्मोमीटर का हीट
और हमारी बॉडी के अंदर जो हीट था, मतलब जो टेम्परेचर है, वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारी बॉडी के लिए थर्मोमीटर क्या करता है, एक टेस्ट बॉडी का काम करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमको थर्मोमीटर का पूरा स्केल पता है कि यहाँ पे 0 केल्विन है, यहाँ पे 273 केल्विन है, यहाँ पे ये है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, बॉडी पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो अननोन, जिसका टेम्परेचर क्या है, अननोन है, उसका क्या होता है, टेम्परेचर हमको मालूम चल जाता है, ठीक है।